हेलो क्लास सेवेंथ। तो आज हम लोग पीपीटी एग्ज़ाम जैसे होने वाला है, तो आज हम लोग रिवीजन वीडियो देखेंगे। ठीक है, आपके पीपीटी एग्ज़ाम में दो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 से एमसीक्यू पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, या इसमें हम दे सकते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। या तो डी वाला पूछेंगे या फिर ई वाला, इसमें दोनों में से कोई एक पूछेंगे। ठीक है, और कीवर्ड्स इतना तुमको प्रिपेयर करना है चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 2 से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग और गिव रीजंस। ठीक है, गिव रीजंस ई वाला और कीवर्ड्स। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको इतने एक्सरसाइज प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और इतना आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप घर से बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप कोशिश करना कि चीटिंग ना करें आप, और ईमानदारी से ऑनेस्टली आप लोग सारा इसको अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो इतना तैयार करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा सा हम रिवीजन वीडियो भी डाल देंगे ताकि आप उससे उसका हेल्प ले सकें। ठीक है, तो आई होप यू विल गिव योर टेस्ट ऑनेस्टली। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना, तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। अभी आज हम कीवर्ड का रिवीजन करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 के कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को थोड़ा शॉर्टर वे में इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के कीवर्ड्स को थोड़ा शॉर्टर वे में याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा आप लोग कहते हैं कि सर कीवर्ड थोड़ा लेंदी है, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, तो कीवर्ड को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं, तो उसको देख के याद कर लेना। जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का प्रोसेस का डिफिनीशन बहुत बुक में लेंदी दिया हुआ है। क्या दे सकते हैं? अ प्रोसेस टू टेक एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स, अ प्रोसेस टू टेक एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई ऑर्गेनिम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक में क्या होगा? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स जो है अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। सिम्बियोसिस, अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये चैप्टर 1 के 5 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है। यू हैव टू मेमोराइज इट, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल कर दिए हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स लर्न कर लेना, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से करना, अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करना। जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते थे सेम वैसे ही घर पे भी आप एग्ज़ाम देना। ठीक है, चैप्टर 2 का कीवर्ड्स देखो। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करता है। काइम, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो जिस कंडीशन में अभी कंप्लीट डाइजेशन तो हुआ नहीं है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन वाला जो फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काइम, यानी कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। अब है पेरिस्टॉल्सिस, हमारे जो ऊजोफेगस है इसके जो मसल्स होते हैं रेगुलरली क्या करते हैं? कंट्रैक्ट और रिलैक्स, कंट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ऊजोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। रूमिनेशन, रूमिनेशन तुम लोग वीडियो पास करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। हमको रूमिनेशन और नीचे एक कर्ड का डिफिनीशन लिखा हुआ है, उसको दिखाने के लिए मोबाइल को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जरा नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब आपको दिख रहा होगा रूमिनेशन और कर्ड का डिफिनीशन। तो रूमिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन।
हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं कड को च्यू करते हैं, ठीक है। कड को च्यू करना ही क्या कहलाता है, रूमिनेशन। कड कड क्या होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट्स। जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो फूड को च्यू करते हैं, रूमिनेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी कीवर्ड्स है। दीज आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर 2 एंड दीज आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के कीवर्ड्स का रिवीजन कर चुके हैं, समझा चुके हैं। वीडियो को बार बार रिपीट करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा चुके हैं। तो आप लोग इसके हेल्प से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए घर पे एग्ज़ाम है तो मतलब हम चीटिंग करके लिख लेंगे, ऐसा मत कभी सोचना। स्टूडेंट लाइफ में ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है, और ऑनेस्टली एग्ज़ाम दीजिए जैसे कि आप स्कूल में देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। चैप्टर 3 को अभी हम लोग थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से पहले उसको फिनिश कर दें, जो आगे 9th 10th के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर समय मिलेगा हम लोग ये भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और इसमें केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 4, केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। As you are in class 7th, so this is first chapter related to your chemistry, ठीक है। साइंस हैज 3 divisions, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। मेन दीज आर द मेन 3 branches of science, physics, chemistry, biology, and out of these branches now we are going to study chemistry, ठीक है। chemistry, so first we have to know what is chemistry, the definition of chemistry, ठीक है। chemistry, it is a branch of science that deals with study of structure and properties of मैटर, ठीक है। तो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मैटर का स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? In this universe, anything that has mass and occupy space is called matter. For example, this is a marker. I have a marker. ठीक है. This marker has some mass, and when I place this marker on board, then it also occupies some space on the board. ठीक है. That is why we can call this marker as a matter. So anything that have mass and can occupy space is called matter, ठीक है। तो anything in this universe that have mass and occupying space is called मैटर, ठीक है। ठीक है, मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड
gas. In higher classes, as in class 9, you will study beside these three states, solid, liquid, and gas. Two states are two states uh, are also there. First is plasma, and second one is Bose-Einstein condensate. प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स हैं. इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हो सॉलिड कहलाता है, थोड़ा सा दूर हो लिक्विड कहलाता है, बहुत दूर हो तो गैस कहलाता है. ठीक है. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब कुछ क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. तो मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है. ठीक है. दो मैटर आपस में मिल रहे हैं, दो सब्सटेंस जो कि मैटर है, अगर वो आपस में मिल रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ें पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है. ठीक है. हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. अधिकतर चीज़ें जो हमारे आसपास है ना, दीज आर रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं. प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स है. ठीक है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड. ठीक है. तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी ही किससे बना है? केमिकल से बना है. हमारा जो यूनिवर्स है, सॉइल है, एयर है, दैट आल्सो कंटेन्स केमिकल कंपाउंड. तो ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये सब केमिकल से ही बना हुआ है. ठीक है. तो केमिस्ट्री का पढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने लाइफ में. उसको उसकी हेल्प से कुछ ऐसा चीज़ें बनाते हैं जिससे हमारा जो लाइफ है और कंफर्टेबल हो जाता है और इजी हो जाता है. ठीक है. दैट इज़ वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड what are the chemicals present in this universe and how they react with each other. ठीक है. and how can we use these chemicals for ourselves, for our benefit, for our welfare. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमको केमिस्ट्री से पता चलता है. ठीक है. एक चीज़ और, इस नेचर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि कांस्टेंट हो. ठीक है. एवरीथिंग चेंजेस इन दिस नेचर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बॉर्न, ठीक है, देन वी आर वेरी आवर क्या कहते हैं, हाइट, आवर साइज, आवर वेट, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मॉल. बट एज वी ग्रो टॉलर एंड टॉलर, देन वी गेन वेट, वी गेन सम हाइट. ठीक है. तो द अपीयरेंस आल्सो चेंजेस व्हेन वी ग्रो. ठीक है. तो जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते रहे, बचपन से, जन्म लेने के बाद से लेके अब तक, बहुत सारे शरीर बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेज आ चुके हैं. ठीक है. तो चेंजेस हर जगह है, हम लोगों में भी है, प्लांट्स के अंदर भी है. प्लांट्स पहले सीड होता है, जर्मिनेट करता है, छोटा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है. तो हर एक चीज़ चेंज हो रहा है. अगर तुमको कभी जीके में पढ़े होगे, तो जहाँ पे अभी हिमालयाज़ माउंटेन है, वहाँ पे पहले कोई थीसिस नाम का सागर हुआ करता था, ओशंस. ठीक है. धीरे धीरे उसमें सेडिमेंटेशन होता गया, सैंड, साल्ट्स बैठते गए, और धीरे धीरे वहाँ पे माउंटेन बन गया. अब वो ओशंस नहीं रहा. तो ऐसा बोला जाता है कि नेचर में हर एक चीज़ बदल रहा है, चेंज हो रहा है. लाइक जहाँ पे अभी माउंटेन है, उनका वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे नेचर में, और वहाँ पे सागर बन जाएगा. सागर जहाँ पे, वहाँ पे माउंटेन बन जाएगा. नीचे तुमको पता ही होगा, हमारे अर्थ के प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो मूव कर रहे हैं. हो सकता है कि जो दो कंट्री अभी बहुत दूर है, धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते जाए और वो दोनों कंट्री एक दूसरे के बहुत पास आ जाए. ठीक है. तो इस नेचर में चेंजेस होते हैं. उन चेंजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. ठीक है. तो चेंजेस इज द क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर. ठीक है. चेंजेस ये नेचर का ही लॉ है. ठीक है. ये जो प्रकृति, जिसको हम लोग कभी किसी गॉड कहते हैं हम लोग, वो नेचर जो है उसके अंदर ही है. चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है. तो चेंजेस इज द लॉ ऑफ लॉज ऑफ नेचर. ये नेचर का लॉ है कि चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है. तो इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज
एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज को अगर हमको समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत ही शैतान बच्चा है, उसको कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम विंग, अगर उसको क्या कहता है थोड़ा देर शांत हो रहा है वो, और डांटने की वजह से या किसी रुपये पैसे की लालच देने की वजह से कि तुम अगर 1 घंटा शांत बैठते हो तो तुमको मैं हम लोग से 1,000 रुपया देंगे, तो शांति से बैठा हुआ है और दूसरा कोई देखे उसको कि अरे बच्चा तो बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, बहुत अच्छा होगा। अब ये फिजिकली हुआ, मतलब उसको देख करके अब बताना कि क्या कहता है कि हाँ वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन जब वो उसके साथ रहेगा उसको समझेगा कि उसका केमिकल नेचर तो बहुत अलग है। वो एक ही सेकेंड में क्या कहता है ये सामान ख़राब कर देता है, वो सामान ख़राब कर देता है, कभी ये शैतानी कभी वो शैतानी। तब उसको समझ में आ जाएगा कि कितना भी फिजिकली चेंज कर दो, केमिकल नेचर नहीं बदलता। ठीक है, केमिकल उसका जो मतलब है अंदर हो रहा है जो रिएक्शन उसके, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल अपीयरेंस ही उसका चेंज होगा, उसका कलर चेंज करना हो या फिर साइज चेंज करना हो। जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, रबड़ बैंड को छोड़ देंगे तो वो अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। या कोई इरेजर है, इरेजर को अगर हम प्रेस करेंगे तो थोड़ा दबता है वो, तो थोड़ा दबता है तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन जैसे ही हटाएंगे फिर से अपने साइज़ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई पेपर है, पेपर को टीयर कर रहे हैं तो हम उसको पेपर ही कहेंगे, ये नहीं कि पेपर से कुछ और बन गया। तो अगर कोई जो सब्सटेंस है जिसके अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है उसका कोई केमिकल नेचर ना चेंज हो, ठीक है, वो वही का वही रहे, ठीक है, उसका हम कोई अलग से नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे एक वुड है, लकड़ी है, उसको हम छोटे छोटे पीस में काट दें तो हम जो छोटा पीस वाला लकड़ी होगा ना उसको भी लकड़ी कहेंगे, वुड ही कहेंगे, ना कि उसको हम डायमंड बोलने लगेंगे। यानी कि फिजिकल चेंज जब होता है तो केवल साइज चेंज हो जाता है या स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कुछ नया बोल देंगे कोई नया चीज़ बन जाता है। तो फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया चीज़ नहीं बनता, जो पहले था वही रह जाता है, बस उसका थोड़ा साइज और शेप ये सब क्या होता है चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, ठीक है, दोनों तरह का होता है, टेम्पररी भी होता है परमानेंट भी होता है फिजिकल चेंज। सपोज दैट अगर हम किसी लकड़ी को काट दिए छोटे छोटे पीस में, तब फिर से उसको जोड़ के बड़ा ओरिजिनल चीज़ लाना वो मुश्किल है। पेपर को टीयर कर दिए छोटे छोटे पीस में, फिर इसको जोड़ के एक पेज बना देना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ परमानेंट चेंज भी हो जाते हैं, कुछ टेम्पररी भी रहते हैं। लेकिन जैसे रबड़ बैंड वाला था, जब तक प्रेस किए तब तक साइज़ छोटा है, अपना प्रेशर हटा लिए फिर अपने साइज़ में आ जाएगा, ये तो टेम्पररी चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज दोनों हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया चीज़ नहीं बनता है। जो सब्सटेंस पहले था, इरेजर था, वो इरेजर ही रह जाएगा, पेपर था पेपर ही रह जाएगा, वुड है वुड ही रह जाएगा, उसको ऐसा नहीं कि डायमंड या और कोई चीज़ बोल देंगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता, केवल उसका शेप साइज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या परमानेंटली, टेम्पररी या परमानेंटली चेंज हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो वही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल चेंज को यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिजिकल चेंज, a change in which original substance do not change into new substance, original substance does not change into new substance, ठीक है, but its shape, size, state, etc.
may be changed temporarily or परमानेंटली। ठीक है, तो जैसे कि रबर बैंड था, हम उसको खींच रहे हैं, हो सकता है कि खींचने के बाद वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो परमानेंटली उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है ना टूटे, छोड़े तो फिर वापस अपने शेप में आ जाए। तो फिजिकल चेंज टेम्पररी या परमानेंटली हो सकता है, लेकिन उसमें ओरिजिनल सबस्टेंस का जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्रेसिंग ऑफ इरेजर या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के कटिंग ऑफ वुड, टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, उसका भी फार्मूला H2O, वाटर, और जब वो पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, तब भी उसका फार्मूला H2O। जब गर्म करते हैं, जब वेपर बन जाता है वो, तब भी उसका फार्मूला क्या हुआ, H2O। तो वो हमेशा H2O ही रह जाता है, तो उसका नेचर चेंज नहीं होता, केवल उसका स्टेट चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज पढ़ चुके हैं, अब केमिकल चेंज पढ़ेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट बनाए रखो, वीडियो को कंटिन्यूसली देखो, और कोई भी प्रॉब्लम होता है देन यू कैन फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।